मैं चाहता हूं कि सरकारें इतनी सक्षम हो कि आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब फ्री होना चाहिए। टैक्स पेयर्स आपको पैसा दे रहे हैं। इस बार फिर 40, देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40 एनडीए को। ब्राह्मण हो जाएंगे, हम भूमियार हो जाएंगे, हम राजपूत हो जाएंगे, हम दलित हो जाएंगे, हम महादलित हो जाएंगे, हम मुस्लिम हो जाएंगे, हम हिंदू हो जाएंगे, हम लव कुश कोरी कुर्मी सब हो जाएंगे, बट हम बिहारी नहीं होते। सबसे बड़ी दिक्कत ये। और आज भी इनहेरिटेंस टैक्स आप ही लोगों के गठबंधन के लोग उसकी चर्चा करते हैं, जहां विरासत पे टैक्स लगाकर 55% का हिस्सा 2020 में अगर एनडीए उसी स्वरूप में रहता जिस स्वरूप में आज है, तो शायद राजद दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। पहले आप लोग नौकरी के बदले जमीन लेते थे, अब तो औपचारिक तौर से आप लोग लेने का काम आप लोग कर रहे हैं। 2004, 2005, 2009, 2010, 2014, 2015, 2019, 2020 इन तमाम चुनाव के आंकड़ों के साथ मैं बहुत खेलता हूँ। कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता बिहार नहीं आया, अभी भी ना के बराबर आए। आज की तारीख में आप मुझे बता दीजिए ना, धर्म के आधार पर ही बता दीजिए, क्या मुसलमानों की हालत बहुत बेहतर हो गई है? और अगर नहीं हुई तो क्यों? नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। बिहार का महामुकाबला हो रहा है और हमारे साथ हैं चिराग पासवान। आपका बहुत बहुत स्वागत चिराग जी, समय देने के लिए द रेड माइक को। प्रधानमंत्री का बिहार का जो कैंपेनिंग थी, उसमें जो पहली बड़ी रैली हुई थी वो हुई थी आपके कार्यक्षेत्र में, जमुई में। और अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनकी जो दूसरी बड़ी रैली जो हो रही है बिहार में, वो हो रही है हाजीपुर में, जो अब आपका लोकसभा क्षेत्र बनने जा रहा है। अगर आप जीतते हैं तो ये जो एक स्पेशल बॉन्ड, मतलब आपने उनको हनुमान बोला, उन्होंने आपको छोटा भाई बोला, और फिर इस तरीके से दो रैली जो है इस तरीके से होना, इसको आप संयोग देखते हैं या प्रयोग देखते हैं? ना ये संयोग है ना ये प्रयोग है। मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका को बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं। एंड आई थिंक ये बहुत खूबसूरत चीज़ है भाई, जो आपने जिक्र किया। गठबंधन में आमतौर पर अब ये देखने को नहीं मिलता, और मैं हमारे गठबंधन की, मैं विपक्ष के गठबंधन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप अपने सहयोगी को इतना महत्व दें। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री जब बिहार से अपनी चुनावी सभा की शुरुआत करते हैं तो वो अपनी किसी भाजपा की सीट नहीं बल्कि अपने एक सहयोगी की सीट पर जाते हैं। ये सहयोगी को सम्मान देने की बात है, जो गठबंधन की का मूल धर्म होना चाहिए, जो हम लोग को शायद अब फिर वही अब राजनीति आ जाएगी, बट हकीकत है विपक्ष में आपको नहीं देखने को मिलता। विपक्ष के नेताओं को अगर आप देखिएगा, पहले चरण में ना के बराबर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बिहार में अपने सहयोगियों के लिए प्रचार में आया, कोई बड़ा नेता पहले चरण में आया ही नहीं। वहीं मेरे प्रधानमंत्री ने शुरुआत की अपने सहयोगी से, जमुई से उन्होंने शुरुआत की। आज प्रधानमंत्री जी उनका रोड शो भी है, उसके बाद हाजीपुर भी उनका कार्यक्रम है। मेरे लिए बड़ी बात है कि जहां मेरी अपनी कर्मभूमि पर तो वो आए ही आए, मेरे पिता की कर्मभूमि जो ऊपर वाले ने चाहा और हाजीपुर की जनता के आशीर्वाद से मेरी कर्मभूमि का मुझे सौभाग्य मिलेगा, अब उस पर भी आने जा रहा है। रामविलास पासवान जी जब हाजीपुर से लड़े थे तो ये वही हाजीपुर था जहां से उन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन से लोकसभा जीता। मतलब वो इस तरीके का रिकॉर्ड था कि वो हिंदुस्तान में ही वैसा रिकॉर्ड नहीं था। इस तरीके की जीत उनकी अप्रत्याशित हो गई थी। राइट। आप जो है उसी सीट से इस बार मुकाबले में हैं। आपकी क्या उम्मीद है हाजीपुर में? आपको लगता है कि आप उस रिकॉर्ड को मीट कर पाएंगे या बीट कर पाएंगे? ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, मैं हूँ ही नहीं इस रेस में। मेरा रिश्ता ना हाजीपुर से, मुझे अभी भी, मैं कितनी बार मैं बोलता हूँ, मैं मन से बोलता हूँ कि मुझे सिंकन ही नहीं होता कि मैं हाजीपुर से प्रत्याशी हूँ। हाजीपुर एक ऐसा नाम रहा है, जब राजनीति का मुझे र नहीं आता था ना, तब भी मुझे हाजीपुर पता होता था। एक बच्चे को जैसे घर का पता होता है, वैसे मुझे हाजीपुर पता होता था। क्या है हाजीपुर नहीं पता, बट हाजीपुर है, और हाजीपुर हम लोग का घर है। क्योंकि 77 से, मतलब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से पापा हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। कितने बुजुर्ग हैं आज भी जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। पापा मुझे मेरा हाथ पकड़कर पापा लेकर जाते थे हाजीपुर, लोगों से मिलाना, परिचय करवाना। सो वो रिश्ता कभी मेरा वैसा बन ही नहीं सकता हाजीपुर के साथ। तो ऐसे में वो संसदीय क्षेत्र नहीं है मेरे लिए। मेरा घर है, मेरा परिवार है।
बस अपने परिवार वालों से उनका आशीर्वाद मांगने जा रहा हूँ, बस यही सोच है मेरे दिमाग में। 40 सीटें। आज आपका मैंने बड़ा लंबा चौड़ा ऐड देखा है अखबार में, जिसमें ये लिखा है कि इस बार फिर 40, देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40 एनडीए को। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्योंकि अगर आप विपक्षी गठबंधन को देखें तो उन्होंने बहुत सारे तर्क गिनाए। मैंने उनसे सवाल पूछा। तर्क नंबर 1 एंटी इनकम्बेंसी, तर्क नंबर 2 कि इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आरजेडी का, उसमें जो ट्रेडिशनल उनकी कास्ट कॉम्बिनेशंस हैं उससे अलग हट करके भी उन्होंने टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो वो बहुत उम्मीद से हैं कि और जाति और समुदाय के लोग भी आरजेडी के साथ या गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। और इस वजह से और भी कई चीजें, जैसे तेजस्वी यादव का 17 महीने का शासनकाल, ये 3-4 चीजें मिला करके वो कहते हैं कि दिस इज द रीजन कि इस बार अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ओके, सो बिफोर आई काउंटर उनके तर्क, आई जस्ट टेल यू व्हाई आई बिलीव कि हमारा अलायंस अच्छा करेगा। भाई 2019 में हम लोग मात्र 3 दल थे। अच्छा, मैं भी बहुत डेटास पे काम करता हूँ, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे बहुत रिसर्च करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पे काम करता हूँ, और मैं 2004, 2005, 2009, 2010, 2014, 2015, 2019, 2020 इन तमाम चुनावों के आंकड़ों के साथ मैं बहुत खेलता हूँ। तो मैं बहुत रिसर्च करता हूँ इन सब के साथ। सो आफ्टर वर्किंग विद दीज फिगर्स, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 2019 में मात्र 3 दल थे हम लोग, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी। तब हम लोग 40 में से 39 सीटें जीते। 2 ऐसे मजबूत दल जो तब विपक्ष के साथ थे, आज हम लोग के साथ हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। सो इन टर्म्स ऑफ अलायंस वी आर अ स्ट्रॉन्गर अलायंस दिस टाइम। हम लोग का गठबंधन पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। ये मेरे विश्वास को बहुत ज़्यादा बल देता है कि जो 1 सीट हम लोग चूक गए थे पिछली बार किशनगंज की, वो सीट भी इस बार हम लोग जीतेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग तर्क पर। जो तर्क विपक्ष देता है एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी 2019 में भी ये लोग कहते रहे। एंटी इनकम्बेंसी, पहली बार देश ने एक ऐसी सरकार देखी, एक ऐसा प्रधानमंत्री देखे जिन्होंने प्रो कम्बेंसी क्या होता है ये दर्शाया। 2019 में 2014 से बड़ी जीत हम लोग को मिली। मैं इस बार भी मैं मानता हूँ कि वो एंटी इनकम्बेंसी आपको दिखाई देने लगती है। लोग आपसे आक्रोशित होने लगते हैं, आपके खिलाफ बोलने लगते हैं, आपसे नाराज़गी खुले तौर पर जाहिर करने लगते हैं। आज भी आप चले जाइए मेरे प्रधानमंत्री के नाम पर, अच्छा अगर ये एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर ये लोग प्रो किसकी तरफ है? विपक्ष में तो कोई चेहरा ही नहीं है, कोई नेता ही नहीं है। तो भाई एक तरफ जहाँ पे कोई तस्वीर नहीं है, वहाँ दूसरी तरफ एक नाम है जिस नाम पर विश्वास है। और ये विश्वास भाई पिछले 10 सालों में योजनाओं के माध्यम से, आज जो प्रधानमंत्री गारंटी की बात करते हैं, क्या है ये गारंटी? ये वो गारंटी है कि एक दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री गांव में बैठी हुई एक महिला के सम्मान की चिंता करता है और शौचालय बनवा देता है, उसके स्वास्थ्य की चिंता करता है और उज्ज्वला दे देता है। एक गरीब परिवार में जब भाई कोई बीमारी आती है ना, उस व्यक्ति की चिंता से ज़्यादा चिंता उसके इलाज के खर्चे की होने लगती है। जेवर बिकने लगते हैं, ज़मीन गिरवी रखवाई जाने लगती थी। आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का इलाज उसका होने लगा है। ये वो बेनिफिशरीज हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि उनकी ये सोच रही, प्रधानमंत्री जी की ये सोच रही कि आज देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। नाउ दीज आर दोज बेनिफिशरीज जिनको हर महीने प्रधानमंत्री जी से लाभ मिल रहा है। आप मुझे बताइए, वो प्रधानमंत्री जी का साथ क्यों छोड़ना चाहेंगे? एक किसान सम्मान निधि के माध्यम से जिस किसान को वो राशि मिल रही है और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है, ये भी नहीं कि बिचौलियों के माध्यम से पैसे कट के मिल रहे हैं। तो ये आपकी एंटी इनकम्बेंसी को क्यों मैं आपकी बात समझ गया चिराग जी, लेकिन इसी का जो काउंटर है वो ये है कि आप जनधन अकाउंट में पैसा और लाभार्थियों को पैसा और फ्री राशन दे रहे हैं, ये कोई ग्रोथ का मार्कर नहीं हुआ। अगर आपको 80 करोड़ जनता को 10 साल के शासनकाल के बाद मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है, तो ये कोई बहुत पॉजिटिव ग्रोथ का इंडिकेटर की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। कौन ये बात कर रहा है भाई? ये कैसे? दूसरी चीज, लोगों के बीच में आपको नहीं लगता है रोजगार एक बड़ा मुद्दा है? नहीं, डेफिनेटली रोजगार बड़ा मुद्दा है, बट बिफोर आई कम टू दैट लेट मी आंसर दिस कि ये क्यों नहीं है ग्रोथ का वो। मैं चाहता हूं कि सरकारें इतनी सक्षम हो कि आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब फ्री होना चाहिए। टैक्स पेयर्स आपको पैसा दे रहे हैं, किस चीज़ का पैसा भाई? और ये पैसा आफ्टर अ वाइल तो आपको कल्याण की योजनाओं में ही इस्तेमाल करना होगा ना। मैं आज उसको गरीब कल्याण बोल रहा हूँ, बट कल को मैं उसको सिर्फ वेलफेयर स्कीम बोलूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश वहाँ तक पहुँचे।
2047 तक जब आप एक विकसित देश का आप लक्ष्य रखते हैं, तो विकसित देश के लक्ष्य में आज मान लेते हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक मेजर चंक आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, रेवेन्यू का जो आपका हिस्सा है, मेजर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जाएगा, जो जाएगा भी जब तक आप एक डेवलपिंग नेशन है। पर डेवलपिंग नेशन होने के बाद साइमल्टेनियसली आपकी गरीब कल्याण की योजनाओं में, क्योंकि आपको हैंड होल्डिंग करनी होगी भाई, ये हैंड होल्डिंग की तभी आज 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकली है पिछले 10 सालों में। 2047 तक आपको 100% लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना होगा, उसके लिए ये हैंड होल्डिंग करनी होगी। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद भी, क्योंकि वो गरीब है सिर्फ इसलिए उनकी हैंड होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, उनकी हैंड होल्डिंग इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आप वो वेलफेयर स्कीम का हिस्सा बनाओ भाई आप उनको, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहे हैं। टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही तो नहीं यूज होता रहेगा ना, उसके बाद उनके लिए भी, और कितने ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं पर अगर सरकारी शिक्षा फ्री होती है, जहाँ पे स्वास्थ्य वो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन देखिए वो उसके लिए क्या है, आपको हेल्थ और एजुकेशन का बजट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हिंदुस्तान में अभी भी अगर आप वर्ल्ड एवरेज या विकसित देशों के एवरेज के हिसाब से देखें तो हम लोगों का स्पेंड कम है उसके मुकाबले। तो ये एक बड़ी, इसी के लिए देश की अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में मजबूत हुई है। आज से पहले 1 दशक पहले कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। आज अगर हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, इस चीज़ को मैं करते हुए पिछला जो आपको क्वेश्चन था उसका भी सेकंड हाफ का भी मैं जवाब दूं। एक्चुअली हम लोग को अनुपात का भी ध्यान देने की ज़रूरत है भाई। अब होता क्या है कि जब पॉपुलेशन की बात आती है ना, तुरंत लोग उसको सांप्रदायिक विषय बना देते हैं और अलग अलग तरीके के र्यूमर्स और ये बातें होने लगती हैं। आप कंपेरेटिवली आप देखिएगा तो रिसोर्सेज आपके हमेशा कम पड़ेंगे जब तक आपकी जनसंख्या पे भी नियंत्रण नहीं आएगा। 2014 में मेरे प्रधानमंत्री 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे। आज की तारीख में 140 करोड़ से ज़्यादा की हमारी आबादी हो गई है। क्या उस अनुपात में कभी भी आप रोजगार बढ़ा पाएंगे? नहीं आप बढ़ा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जॉब क्रिएशंस नहीं हो रही है या जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही, बट वो रेशियो इतना बड़ा है, वो गैप इतना बड़ा है। वो रेशियो वाली बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन सरकार एज एन एम्प्लॉयर, एक होता है सरकार एज एन एनेबलर कि मैं जो है वो नौकरी दूंगा ही नहीं बतौर सरकार, मैं एक माहौल क्रिएट कर दूंगा जिसमें लोग अपने आप या तो खुद मालिक बन जाएं या खुद नौकरी दें, या सरकार एज एन एम्प्लॉयर। तो आपको लगता है वो एम्प्लॉयर वाली हैंड होल्डिंग सरकार ने ऑलमोस्ट छोड़ दी है? कम भर्तियां हो रही हैं। मैं नहीं मानता कि ऑलमोस्ट छोड़ दी हैं, बट हाँ आप देखिए ना 17 महीने में उनकी पूरी सेल्स पिच आरजेडी की ये है कि आप देखिए हमारे शासनकाल में हमने कितनी नौकरियां निकाल दी। भाई उनकी सेल पिच तो मैं क्या ही मैं बोलूँ कि जो मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे उनका पूरा श्रेय छीन कर अगर ये बोलें कि एक उप मुख्यमंत्री इतने ताकतवर पोजीशन पे थे कि उनकी वजह से ये सब हो गया, सो देन आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड। मुख्यमंत्री तो 2 दशक से थे। नहीं तो आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड इनके शासनकाल में क्यों नहीं हो पाया, जब आपके खुद अपने मुख्यमंत्री थे। भाई मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहने में कि सबसे ज़्यादा अगर देश में पलायन हुआ तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ। 90 का दशक आज भी लोगों को याद है, जब ये लोग लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये बात भी कोई नहीं भूला है ना कि भाई नौकरी के बदले ज़मीन भी आप ही लोग लिखवाते थे। और आज भी इनहेरिटेंस टैक्स आप ही लोगों के गठबंधन के लोग उसकी चर्चा करते हैं, जहाँ आप विरासत पे टैक्स लगाकर 55% का हिस्सा पहले आप लोग नौकरी के बदले ज़मीन लेते थे, अब तो औपचारिक तौर से आप लोग लेने का काम आप लोग कर रहे हैं। तो ये जो एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है कि 17 महीनों में हमने इतनी नौकरी दे दी, इतने ही काबिल थे तो आपकी सरकार 15 साल की तक थी। तो उन 15 सालों में क्यों मेरे प्रदेश से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ? भाई 15 साल उस वक्त 90 के दशक से लोग गए हुए आज भी दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ियां उनकी रह रही हैं, वहीं गए वहीं जाकर पढ़ाई। चिराग जी ये जो पलायन है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90s में ही हुआ, ये अभी नीतीश कुमार जब आए हैं तो उसमें भी अगर आप पलायन का डेटा देखें तो वो बढ़ा ही है, वो कम नहीं हुआ है। मैं डेफिनेटली मानूंगा भाई, मैं मानूंगा। और मैं मानता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ कि मैं चीज़ों पे मैं वर्क करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे प्रदेश की ये विडंबना रही है कि हमेशा विरोधाभास की सरकारें रही। मैं मेरे मुख्यमंत्री जी को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, बट हाँ जब मेरे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थे तो लंबा समय तक वो भी विरोधाभास की सरकार केंद्र से झेल रहे थे। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार के फायदे होते हैं। इनिशियली ऑनेस्टली मैं बोलूँगा मुझे भी नहीं समझ में आता था ये, जब मेरे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते थे। ये बात हकीकत है, भारत का संविधान भारत को एक संघीय ढांचा देता है जहाँ पर केंद्र के अलग अधिकार होते हैं, राज्य के अलग अधिकार होते हैं। ऐसे में जब दोनों विरोधाभास की सरकारें होती हैं तो केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य में धरातल पर नहीं उतरती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र से स्वीकृति नहीं मिलती, वो विरोधाभास चलता रहता है। 27 साल ऑन अ स्ट्रेच बिहार ने ये विरोधाभास की सरकारें देखी हैं। मैं मानता हूँ अब
जब बिहार को एक डबल इंजन की सरकार मिली है तो आने वाले दिनों में, आई डोंट अंडरस्टैंड योर स्माइल बट नहीं, मैं सोच रहा हूँ आपने पहले ही अज्यूम कर लिया है कि एक डबल इंजन की सरकार 2024 में भी आने वाली है और 2025 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी आ जाएगी। Aren't you being mighty confident? No, I'm not being mighty confident. Again, I have reasons to believe that. आज जो लोग कुछ समय तक, क्योंकि अब तो वो नहीं रहे, कुछ समय तक राजद एक सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार की, अब तो खैर बीजेपी वापस हो गई है, कुछ सीटें आगे पीछे थी। तो राजद जब तक थी सबसे बड़ी पार्टी, ये अहंकार, ये घमंड इनका कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, इन्होंने कभी उन डेटास पे काम ही नहीं किया। भाई प्लीज़ 2020 की वो शीट निकालिएगा अलग अलग विधानसभा की और देखिएगा कि राजद जहाँ जहाँ से जीती है वहाँ पर क्योंकि चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, उस बात का एज इन लोगों को मिला। ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता ने अपार समर्थन इनको दे दिया और इनको इतनी सीटें जिता तो मतलब 2020 में आप रिस्पॉन्सिबल हैं आरजेडी के ग्रोथ के लिए। 2020 में अगर एनडीए उसी स्वरूप में रहता जिस स्वरूप में आज है तो शायद राजद 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। और ये आंकड़े दर्शा रहे हैं, आप प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा मेरे नंबर ऑफ वोट्स को एनडीए के साथ, बीजेपी या जदयू जो जिसका भी प्रत्याशी था उसके साथ आप जोड़ दीजिए, वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। तो ऐसे में अगर मूल स्वरूप में अगर एनडीए रहता और अगर 2020 में मेरे अपने कारण थे उस गठबंधन से अलग होने का, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, बट अगर मैं अलग नहीं होता और ऐसे ही अलायंस में हम लोग रहते हैं जिस अलायंस में हम लोग आज हैं और जिस अलायंस में हम लोग 2025 में रहेंगे, तो मैं मानता हूँ कि हम लोग की सरकार। अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपको? क्योंकि आप जानते हैं बिहार में ये तो किसी से नहीं छुपा हुआ है, सुबह उठिए आप तो कोई गठबंधन होता है, अगले दिन उठिए तो कोई और गठबंधन हो जाता है। आई वुड वांट टू बिलीव कि ये अलायंस ऐसे ही रहेगा। हाँ, ये आपकी ख्वाहिश है? मैं मानना चाहूँगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, जातीय व्यवस्था और जातीय प्रणाली और राजनीति में जाति का के बारे में जिक्र, फिक्र और उसका असर, ये जो है ये यूपी की भी असलियत है, बिहार की भी असलियत है। आरजेडी के बहुत सारे नेताओं से बात की और ये जाना कि उनका ये कहना है कि इस बार जातीय व्यवस्था इस तरीके से गणित बैठेगी हमारे पक्ष में, क्योंकि हम लोगों के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उनके साथ साथ जो और भी वोट्स हैं, खासतौर से कुशवाहा वोट और भी तमाम वोट, वो जुड़ेंगे, पासवान वोट, ये सब जुड़ेंगे। हाँ, सो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आपने कारण बताया कि विपक्ष क्यों बोल रहा है कि इस बार वन ऑफ द थिंग्स वाज दिस। सो जहां उन्होंने एक एंटी इनकम्बेंसी गिनाई, वहां हम लोगों ने ये भी चीज गिनाई कि इस बार हम लोगों ने टिकट ऐसे बांटी हैं कि हम लोग के साथ नए समीकरण भी जुड़ेंगे। जहां आपके साथ पहली बात तो भाई मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं जात पात धर्म मजहब में मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि समाज का एक गरीब व्यक्ति, उसकी सेम प्रॉब्लम्स हैं समाज के हर गरीब व्यक्ति के जैसी। वो अगड़ा जाति से आ रहा हो, पिछड़ा जाति से आ रहा हो, वो गरीब, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, किसी भी जात पात धर्म मजहब का हो, उसकी सेम समस्या। एक तो मेरे प्रदेश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भाई, आप घूम ही रहे हैं बिहार, घूमते घूमते आपको आइडिया लगेगा, यहाँ पे हम ब्राह्मण हो जाएंगे, हम भूमियार हो जाएंगे, हम राजपूत हो जाएंगे, हम दलित हो जाएंगे, हम महादलित हो जाएंगे, हम मुस्लिम हो जाएंगे, हम हिंदू हो जाएंगे, हम लव कुश कोरी कुर्मी सब हो जाएंगे, बट हम बिहारी नहीं होते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और यही कारण है कि बिहारी दूसरे राज्यों में तो आगे निकल जाते हैं बट अपने ही राज्यों में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमें बांटने की राजनीति इतनी की गई है। सोचिए आज 21वीं सदी में एक दल ऐसा है जो एमवाई समीकरण को फ्लॉन्ट करता है। क्या है ये एमवाई समीकरण? जातीयता पे आधारित, सांप्रदायिकता पे आधारित। मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, पर मेरा एमवाई समीकरण महिला को रिप्रेजेंट करता है, युवा को रिप्रेजेंट करता है। मैंने भी 5 टिकटें बांटी हैं। मेरी 5 टिकटों में आप देखिएगा 5 में से 4 युवा हैं, 2 महिलाएं हैं। ये मेरा एमवाई समीकरण है। ऐसे में जब ये लोग जातियों पे समीकरण की बात करते हैं, खैर ये बात कर रहे तो काउंटर मुझे करना होगा। अगर ये असलियत नहीं है बिहार की भाई, अब नहीं है। जो यंग बिहारीज है ना वो निकल रहे हैं। आप जाकर पूछिए ना, यंग यादव से पूछिए, यंग मुसलमानों से पूछिए, भाई उनको सुख सुविधा देखनी है। आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन में ये नेट, इंटरनेट, इन सब से ये दुनिया को जान रहे हैं, देश को जान रहे हैं, और इनको समझ में आ रहा है कि भाई दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है और हम लोग क्या जाति धर्म में उलझे हुए हैं। सो ये लोग वो बैरियर्स तोड़ रहे हैं। खैर अगर नहीं भी तोड़ रहे हैं तो आप मुझे बताइए ना कि ये जो समीकरण बना के चल रहे हैं, जो नए लोगों को इन्होंने अकोमोडेट करने के लिए अपने समीकरण के लोगों को इन्होंने छोड़ दिया। आज अब मेरे मुसलमान भाई हैं जो मेरा साथ देते हैं और मजबूती से देते हैं। मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वो छवि रही है, चिराग पासवान की वो छवि रही है। मैंने हमेशा समावेशी बात किया है, मैंने कभी किसी को धर्म और जाति में बांटकर बात नहीं की। और मैं मानता हूँ मुसलमान आज की भी तारीख में मजबूती से मेरे साथ खड़ा है जितना हिंदू भाई मेरे साथ खड़ा है। खैर वो मुसलमान भी तो देख रहे हैं इनकी तरफ कि आपने क्या किया। 22 या 23 सीटें आपने बांटी, मात्र 2 मुसलमानों को आपने टिकट दिया।
वैसे ही आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी तो इनको टिकट देगी नहीं। तो जब बीजेपी आपको टिकट दे नहीं रही, जिनसे उम्मीद है वो भी नहीं दे रहा, तो माइट एज वेल वो बीजेपी के साथ ही चले जाए ना, कि उनसे नाराजगी भी मोल लेते हैं। एक ठप्पा भी लगता है कि बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं जाएंगे, और जिनके साथ जाने का उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है वो आपको रिप्रेजेंट भी नहीं। तो आपका ये कहना है कि बाकियों को अकोमोडेट करने के चक्कर में वो अपने कोर वोट बैंक से आधार को इन्होंने खोया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया कि आपने कभी जाति मजहब के आधार पर रामविलास पासवान जी की राजनीति नहीं रही, और आपकी भी नहीं रही, और आपकी जो एलजेपी है उसकी भी नहीं रही। ऐसे में जब बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया कि ये आपकी संपत्ति जो है वो मुसलमानों को देंगे, मंगलसूत्र जो है वो घुसपैठियों को दे देंगे, आप हाजीपुर में जाते होंगे, लोग आपसे पूछते नहीं है ये क्या बोल दिया प्रधानमंत्री? भाई पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं पूछता, क्योंकि उसको नहीं फर्क पड़ता इन सब चीज़ों से। जो आज की तारीख में जानकार मुसलमान है, उनको पता है कि विपक्ष के लोग सिर्फ उनको हथियार बनाकर भाई लंबे समय तक रहे ना। कांग्रेस 55 साल तक देश में रही, गाहे बगाहे, उसके बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें केंद्र में रही, देवेगौड़ा जी की सरकार हो, गुजराल साहब की सरकार हो, मनमोहन जी 10 साल उसके बाद भी रहे, ये तमाम सरकारें रहीं। तो आपने क्यों नहीं कर लिया कुछ इनके लिए? आज की तारीख में आप मुझे बता दीजिए ना, धर्म के आधार पर ही बता दीजिए, क्या मुसलमानों की हालत बहुत बेहतर हो गई है? और अगर नहीं हुई तो क्यों? भाई बात मुसलमान हिंदू की है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ, एक गांव में वो मुसलमान महिला हो या वो हिंदू महिला हो, दोनों की समस्या सेम है। एक मुसलमान युवा हो या एक हिंदू युवा हो, दोनों की समस्या सेम है, और दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए सोसाइटल स्ट्रक्चर इस तरीके का है, आपको नहीं लगता है कि आप एक यूटोपियन वर्ल्ड इमेजिन कर रहे हैं, जो कि हम सब आदर्श रूप से चाहते हैं कि समाज ऐसा हो जाए कि हम जाति धर्म के आधार पर ना बंटे? यू वोंट इमेजिन इट, यू वोंट बी एबल टू बिल्ड इट ना भाई। आपको बिल्ड करने के लिए आपको मैनिफेस्टो करना ही होगा ना, आपको सोचना होगा, उस समाज की आपको कल्पना करनी होगी। आज मुझे मेरा कोई मंच दिखा दीजिए जहाँ मैं जात पात धर्म मजहब की बात करूँ। आप मुझे, अच्छा मैं दलित समुदाय से आता हूँ ना, आप मुझे बताइए मैंने कहाँ पे दलित कार्ड इस्तेमाल किया? कब मैं बैठा मैंने आंसू बहाए कि मैं दलित हूँ, मेरे साथ ऐसा किया, मैं दलित हूँ इसलिए मेरा ये उत्पीड़न हुआ? कब मैंने बोला? मैं समावेशी विकास की मैं बोलता ही नहीं, मैं करता हूँ, मेरी सोच है, और मैं चाहता हूँ, और आज नहीं तो कल लिख के ले लीजिए भाई, वील मेक अ नेशन लाइक दिस, जहाँ पे ये सब चीज़ों की बात नहीं हो। नहीं, भगवान करे ऐसा हो, वो तो हर कोई चाहता है। लेकिन वापस मैं आना चाहता हूँ उस सवाल पर कि जब प्रधानमंत्री ने वो बात बोली, तो आपका ये कहना है कि आपके किसी कोई भी मुस्लिम धर्म से जो आपके समर्थक थे या आपके नेता हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस स्टेटमेंट? अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं असहज भी नहीं हुए वो? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोग आज की तारीख में जान गए भाई, इंटरनेट ये सब चीज़ें आपको इतना एक्सपोजर दे देती हैं कि आपको सब चीज़ें पता होती हैं। आपको कानून की धाराएं भी अब आपको पता चल जाती हैं, आपको संविधान क्या कहता है वो भी आपको पता चल जाता है। वो क्या ज़माना कि जब आपको भ्रमित कर दिया जाएगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ये लोग बात करते हैं कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। संविधान को समाप्त करने का डर ये लोग फैलाते हैं और संविधान के विरुद्ध बातें करते हैं। कौन सा संविधान कह रहा है देश में कि आपको धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? कौन से संविधान ने ये इजाज़त दी कि धर्म के आधार पर? आपको क्यों चुनाव के वक्त ही आपको ये याद आता है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर हम लोग आरक्षण देंगे? 55 साल आप रहे, 15 साल राजद रही, क्यों नहीं दे दिया? देकर बात खत्म करते ना, दिखा देते अपना समर्पण मुसलमानों के प्रति। और जबकि देश के संविधान के आधार पर ही आरक्षण मुसलमानों को भी मिल रहा है। मुसलमानों में जो अनुसूचित जाति के जितनी जातियां, उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, पिछड़े वर्ग की जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपर कास्ट के गरीब लोगों को हैं, उसके आधार पर जो मुसलमानों में अपर कास्ट के गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिल रहा है। दिक्कत ये है कि जब ये लोग सोचते हैं कि अनुसूचित जाति है या अपर कास्ट है या अगड़ा पिछड़ा, ये लोग सिर्फ हिंदू ही मान के चलते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में इक्वली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट ये लोग उस मैसेज को सीपीने नहीं होने देंगे, क्योंकि इनको अपनी तुष्टीकरण की, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स। क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री का ही गुजरात का जब वो हवाला दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो ओबीसी मुस्लिम्स हैं उनको भी रिजर्वेशन देने का काम। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम ओबीसीज जो हैं हम उनको मुस्लिम में रिजर्वेशंस की तो बात बीजेपी खुद ही कर रही है। नो, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। आप इसका जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को ये बात बताई, हम लोग को ये एक्सप्लेन करने पर ये उनका ये कहना है मैनिफेस्टो में तो है ही नहीं। हमारे मैनिफेस्टो में कांग्रेस के, उनका कहना है हमारे मैनिफेस्टो में कहीं ना मुसलमान शब्द है ना कुछ, जबरदस्ती क्यों कोई चीज। बड़ा बयान तो देते हैं ना, क्या अभी लालू जी ने भी 4 दिन पहले बयान नहीं दिया? तो क्यों आप फिर ये सारे बयान देते हैं? क्यों आप इस तरीके की बातें करते हैं? धर्म को आप लेकर आते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं ये आरोप ना एनडीए बीजेपी हम लोग पे लगाया जाता है कि हम लोग धर्म को लेकर आते हैं। हम लोग नहीं लाते, हम लोग को नहीं फर्क पड़ रहा।
ये लोग धर्म को लेकर आते हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि काउंटर पोलराइजेशन होता रहे ठीक है, और इन लोगों का वोट ना बटे। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल, बिकॉज आई नो यू हैव अ वेरी बिजी डे अहेड, और सवाल ये है कि इस बार वोट परसेंटेज कम पड़ी है और पूरे देश भर में कम हो रही है, बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, फिर क्यों कॉन्फिडेंस है आपको? अगर ये प्रो इनकम्बेंसी वेव होती, वोट शेयर बढ़ना चाहिए था। सो भाई कहाँ से आपको कॉन्फिडेंस क्यों मिल रहा है 40 वाला, कि न्यूज़पेपर में आप 40 में से 40 छपवा दें? छपा रहा हूँ हाँ अगेन मेरे रिसर्च में। हाँ क्योंकि 2 चरण का मतदान हुआ और पहले चरण के मतदान में जब वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा कम गया था, और ऐसा नहीं कि उस वक्त देश भर में कम गया था, बाकी जगहों पे ठीक ठाक गया था, बंगाल वगैरह, एमपी वगैरह, वहाँ पे ठीक ठाक वोट पड़ गए थे, बिहार में बहुत कम हुआ था। तो उस वक्त हम लोगों ने, मतलब मैंने डिटेल उस पर रिसर्च किया, मैंने वर्कआउट किया कि क्यों, कारण क्या रहा। भाई पहले चरण दूसरे चरण का अगर आप चुनाव देखें, अब आप मुझे बताइए कि क्यों विपक्ष का कैडर आपके लिए एक्साइटेड होगा, क्यों विपक्ष आपके लिए जाकर वोट करना चाहेगा, जबकि विपक्ष का कोई बड़ा नेता पहले दूसरे चरण में बिहार में आए ही नहीं। आप मुझे बता दीजिए, पहला चरण तो सिर्फ 1-1.5 दल मिलकर ही चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ राजद और उनके साथ कोई एक आध दल थे, वो ही। कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता बिहार नहीं आया, अभी भी ना के बराबर आए। बीच में अगर मुझे ठीक से याद है शायद एक दिन के लिए राहुल जी आए, और उसके बाद कोई नहीं। और कल शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, बट उनका, खड़गे साहब का क्या ही कितनी अपील होगी बिहार में मुझे नहीं पता, बट कोई एक ऐसा प्रोमिनेंट बड़ा या लोकप्रिय, जिसको आप बोल सकते हैं फेस, जो कि गांधी फैमिली ही है कांग्रेस में, ये लोग एकदम किनारा करके बैठे हुए हैं बिहार से। तो आप मुझे बताइए, कांग्रेस का कैडर क्यों एक्साइटेड होगा, क्यों वो निकलेगा? दूसरा, वाम दल का कैडर क्यों एक्साइटेड होगा जब उसका कोई नेता आपको बड़ा दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो डाउन साउथ प्रचार में इतने ज़्यादा व्यस्त है राहुल जी को ही हराने में, तो उनका कोई नेता हम लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में इनका कैडर क्यों निकलेगा? दूसरा, 10 साल विपक्ष के कैडर ने लाइन में खड़े हो के, धूप गर्मी में खड़े हो के वोट डाल के देख लिया, हुआ कुछ नहीं। इतना तो भाई शायद आप भी मानेंगे, भले आप इस बात को बोले नहीं बोले, आपका बोलना ठीक भी नहीं है, बट ये एक जनरल परसेप्शन बन गया है कि आएगा तो मोदी ही। सीटें 400 होंगी नहीं होंगी, उस पर कोई भी चैनल डिबेट कर ले, सब बोल ले, बट इस पर कहीं कोई डिबेट नहीं है कि सरकार एनडीए ही बनाने जा रही है, प्रधानमंत्री फिर आने वाले। तो ऐसे में विपक्ष के कैडर में वो एक्साइटमेंट नहीं है कि वो बाहर निकले, फिर उसके दिमाग में कि भाई मैं जाऊंगा धूप में खड़ा रहूंगा, जब जीतना मोदी ने ही है तो मैं क्यों जाकर मैं वोट दूं। तो इसीलिए जो वोटिंग परसेंटेज 2 बार में कम हुआ, वो विपक्ष की वजह से कम हुआ। विपक्ष ने इस बीच में आरक्षण, ये आपकी कैलकुलेशन है? ये मेरी कैलकुलेशन, आपका कैलकुलेशन है कि जो वोटिंग परसेंटेज खासतौर से बिहार में कम हुआ है, वो विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष का कैडर बाहर नहीं निकला। इन लोगों में वो अच्छा उत्साह क्यों होगा मुझे बताइए? मेरे में तो उत्साह कि अरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना। विपक्ष किसको बनाने के लिए निकल रहा है? फॉर दैट मैटर, राजद का भी कोर वोटर क्यों एक्साइटेड होगा कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डालने के लिए? राजद का कोई नेता प्रधान, मुझे नहीं पता कल को अगर ये लोग किसी को बना दें, बट अभी तो नहीं लग रहा कि उनका कोई राजद का बन रहा है। हाँ। तो जहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ रहा है या वाम दल का लड़ रहा है, क्यों कोई एक्साइटेड होगा? अब ऐसे तो बाय दैट लॉजिक एलजेपी का, आपका कार्डर क्यों एक्साइटेड होगा बीजेपी? बिकॉज मेरे कार्डर का वो हैंड एंड ग्लव्स वाला अलायंस है। हमारा गठबंधन में, भाई हमारा गठबंधन ये नहीं है कि एक राज्य में तुम्हारे साथ अलायंस है, दूसरे में तुम्हारे साथ खिलाफ है, एक जगह तुम्हारे साथ वो करना, दूसरी जगह राहुल गांधी जी के ही खिलाफ, और कोई छोटा नेता नहीं वहां से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलायंस करेंगे, पंजाब में आपके खिलाफ हो जाएंगे। कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ऐसा? लेकिन 2020 में आपने भी तो ऐसा ही किया बिहार में। हाँ, बट भाई आज की तारीख में हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटी को भी क्लियर किया ना। 2020 में हमने जरूर किया, और इसका श्रेय मैं मेरे मुख्यमंत्री को भी दूंगा और खुद को भी दूंगा कि बहुत मेच्योरिटी के साथ हमने इस सिचुएशन को डील किया। या तो फिर आप गठबंधन से अलग हो जाइए, अगर आपको इतनी ही अस्वीकार है चीजें तो आप अलग हो जाइए, जैसे मैं 2020 में हो गया था। बट अगर आप गठबंधन में हैं, और ये बात मेरे मुख्यमंत्री ने भी समझी और मैंने भी समझी, राजनीति का विद्यार्थी हूँ भाई, गठबंधन धर्म निभाना हम लोग को राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते सिखाया जाता है। राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं है, ये हम लोग को सिखाया जाता है। और मैं मानता हूँ राष्ट्र हित में मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, मैं मानता हूँ। दूसरे लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं, अलग विचारधारा वाले, बट मैं मानता हूँ। ऐसे में मेरे लिए गठबंधन को मजबूत रखना जरूरी है। तो ऐसे में मैं या कोई मेरे साथ मेरे कोई और घटक दल आपस में उलझ गए तो नुकसान तो हम ही लोग का होगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग पासवान जी समय देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉन्टेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।